इधर देखो क्या बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, एम मास है, ठीक है। इस मास पे अभी कोई फोर्स नहीं है, तो ये ऊपर वाला फोर्स क्या होगा, पी, और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, एम जी। अभी ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि मैंने पी माना है। क्या कर रहे हो, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है पी। जब कोई फोर्स नहीं लगता तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता, जब फोर्स लगाओगे आप तब फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, वेरी स्मॉल फोर्स लगा दिया एफ। एफ क्या है, एक वेरी स्मॉल फोर्स लगाया इसको चलाने के लिए, लेकिन चलेगा नहीं ये इससे, एफ से। लेकिन कुछ तो होगा इसमें, क्या हो जाएगा बताओ। ये जो पी था वो सीधे ना होकर अब किसी एंगल पे आ जाएगा, पी ऐसे करके। और जब ये एंगल पे आ जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे करके आर, और इसका इधर वाला कंपोनेंट बनाएगा फ्रिक्शन ऐसे करके एफ एस। सही है। तो एफ एस और आर का रिजल्टेंट फोर्स कौन है, पी। और आर क्या बन चुका है अब, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और पी के बीच का ये जो एंगल है ये वाला, इसको वो क्या बोलता हूं मैं, थीटा एस। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया था, इसको यहां लेके पूरा एक ट्रायंगल बना था, और ट्रायंगल बनने के बाद मैंने टेन थीटा का इसका फॉर्मूला निकाला था, तो टेन थीटा आया था। तो टेन थीटा एस क्या आया था, किसके इक्वल आया था बताओ, किसके इक्वल आया था, एफ एस अपॉन आर के, ऐसे तो आया था ना। फिर एफ एस की वैल्यू रख दी थी, तो फिर किसके इक्वल आया था ये, देखो, एफ एस की वैल्यू रखोगे म्यू एस इंटू आर, आर से आर, तो क्या बचेगा केवल म्यू एस। तो ये जो थीटा एस है इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ, और फिर नया टॉपिक पढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहे हैं एक 25 किलो का मास एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है, खुरदरे सरफेस पे 25 किलो मास है। उसको ठीक चलाने के लिए, मतलब ये वो फोर्स नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक चलने ही वाला है लेकिन चला नहीं है। ठीक चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 98 न्यूटन फोर्स चाहिए उसको ठीक चलाने के लिए। तो कह रहे हैं इसका घर्षण गुणांक मतलब म्यू एस, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब थीटा एस बता दो। जी की वैल्यू इतनी रखना, और कहीं पर अगर ऐसा बन जाए तो उसकी वैल्यू 0.4 रख देना। बस इतना बोल रहा है, ठीक है। कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो ये फॉर्मूला फ्रिक्शन का जो आपने पढ़ा है ये लगेगा, और एक जो आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का पढ़ा है म्यू इसका थीटा है इसका, ये लगेगा। बस दो फॉर्मूले लगेंगे, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी से। देखो इधर क्या है, कह रहे हैं कि इतने फोर्स की जरूरत है ठीक चलाने के लिए। तो ये हमने समझ लिया, मतलब 25 किलो को ठीक चलाने के लिए इतना फोर्स चाहिए, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये क्या है इसका, एफ एल लिखो या एफ एस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अरे इधर देखो भाई, तो ये एफ एल दिया हुआ है, तो एफ एल का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एफ एल लिखूं एस लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एफ एल बराबर म्यू एस इंटू आर, यही था। अब कितना दिया हुआ है फ्रिक्शन, 98। उसने बोला ठीक चलाने के लिए, समझ गया ना। ये जस्ट मूव से समझ गया ना, जस्ट मूव जब भी दिया होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दी होगी जो भी फोर्स होगी, ठीक है। तो ये 98 है, म्यू एस मुझे निकालना, आर की जगह क्या रख दूं, एम जी। तो 98 म्यू एस, एम कितना है 25, ये कितना है 9.8, इनके इंटू करा के कितना आया आपका 245 आया ना। अब मुझे म्यू एस निकालना है, ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा इसके, डिवाइड में, इधर वाला डिवाइड में जाता है जो मल्टीप्लाई में होता है। हाँ, तो म्यू एस बराबर 98 अपॉन में, इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.4। बताओ डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, 0.4। अब मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊं, टेन थीटा एस बराबर म्यू एस। म्यू एस कितना है, अरे म्यू एस कितना है 0 अब देखो वहां पे जो क्वेश्चन में दिया था, कह रहे थे जहां पर 0.4 आ जाए वहां पे ये लिख देना 21.8, तो यहां आया हमारा। तो मैं अब क्वेश्चन में दी हुई जानकारी का यूज करके यहाँ क्या लिख दूंगा, 21.8 की वैल्यू है ये। सही है। अब दोनों साइड में करो एंगल को कंपेयर, इधर थीटा ऐसे तो इधर क्या है, तो यहां लिख दो चाहो तो, ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग थीटा एस बराबर कितना आ गया 21 पॉइंट, ऐसे लिखना है, बस आंसर आएगा। एक आंसर ये निकालना था और एक आंसर ये, दो चीजें पूछी। सही है, नोट करो जल्दी, जिसका नहीं हुआ है नोट। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया, कुछ अलग नहीं करा मैंने, है ना। कह रहे हैं 5 किलो का मास चलने ही वाला है, जब उस पर फोर्स लगाया हमने, और कितना फोर्स लगाया है, 90 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो चलने ही वाला है। तो कह रहे हैं उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना होगा, करो जल्दी। अब इसमें भी ये जो 90 न्यूटन दिया हुआ है, ये भी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है। ये 90 न्यूटन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, क्योंकि 90 न्यूटन पे ये चलने ही वाला है, तो ये एफ एल दिया है ना 90 न्यूटन। अरे सही है, इधर देखो आप, तो एफ एल कितना है, 90 न्यूटन। अरे सही है, तो एफ एल का फॉर्मूला लगाओ पहले, म्यू एस इंटू आर। एफ एल बराबर म्यू एस आर की जगह एम जी। म्यू एल एफ एल कितना है 90, म्यू एस निकालना है, एम कितना है 5, जी कितना है 10। सही है, ये कितना हो गया, म्यू एस इंटू 50, 50 का चला जाएगा इसके अपॉन में, ये कट करके कितना आएगा पॉइंट में बताओ, 1.8। तो म्यू एस कितना आ गया, अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा एस बराबर क्या, यही है भाई म्यू एस। अब बताओ म्यू एस कितना है 1.8। अब मुझे टेन थीटा थोड़ी निकालना, मुझे तो थीटा निकालना है ना। तो यहाँ पे ऐसा करोगे तुम, अब ये कोई वैल्यू है नहीं टेबल में टेन की, तो मैं क्या क्या एंगल रखूं, एंगल तो पता ही नहीं ना, उसने क्वेश्चन में दिया है। ज्यादातर ऐसी वैल्यू का एंगल दे देता है क्वेश्चन में, जैसे पिछले वाले में था। नहीं दिया है तो तुम्हें यहाँ छोड़ना है आंसर, टेन थीटा एस लिखो यहाँ पे, और टेन को इधर ले आओ इनवर्स में, ऐसे इनवर्स, और अंदर लिख दो 1.8, बस ये आंसर, यहाँ इनवर्स तक करना है आंसर। सही है, लिख लो। फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मैंने कहा था, पहले बताया था कि मैं उस प्लेन को भी टेढ़ा कर दूंगा जिस पर ये मास रखा है ना, बताया था ना। तो वही है अभी ये, आनत तल पर घर्षण, आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है ऐसे टिल्ट वाला प्लेन। इसके बाद एक फ्रिक्शन और पढ़ना है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग वाला, बस फिर हाँ बस फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, इसके बाद बस। अभी इसमें क्या बोला मैंने, फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, हाँ चैप्टर खत्म, ठीक है। अब इधर देखो, टेस्ट भी लेंगे। अब इधर देखो बोर्ड पे, फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब मैं पहले इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूं। अब तक जो फ्रिक्शन तुम पढ़ रहे हो, वो ऐसे सरफेस पे तो पढ़ रहे थे, यहां रखा था मास, इस सरफेस को बोलते हैं फ्लैट सरफेस। क्या था सरफेस, फ्लैट प्लेन या फ्लैट सरफेस। अब यही वाला जो सरफेस है ये इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड का मतलब देखो ऐसे, ये तो रही आपका ग्राउंड, तो यही है, लेकिन यहां मास नहीं रखा होगा, इस बार मास रखा होगा इधर, ये सरफेस है आपका, और इस पे रखा हुआ है मास, एम मास, ठीक है। तो ऐसे सरफेस देखे हैं ना आपने बहुत सारे, है ना, तो झूला होता है ऐसे स्लाइडिंग वाला, वो भी ऐसा ही सरफेस है, और कई सारे सरफेस ऐसे होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर इधर रख दिया अब इसको, मास को। अब ऐसे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें जिसमें मास ऐसा यहाँ रखा होगा। अब पूछा जाएगा आपसे कि भाई बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना है, या म्यू एस कितना है, या म्यू के कितना है, ऐसे पूछेंगे ऐसे प्लेन पे। अब यहाँ समझ लो कैसे फिजिक्स तुम्हें लगानी है वो समझ लो। प्लेन को ऐसा करने से एक चीज चेंज हो गई है, क्या, अगर मैं ये एंगल मान लू एल्फा है, ये वाला एंगल क्या मान लू एल्फा, तो मुझे बताओ ग्रेविटी तो हमेशा कहां लगती है, नीचे की तरफ लगती है, चाहे कैसा भी प्लेन कर दो। तो अगर इस मास में मैं ग्रेविटी देखूं तो वो तो लग रही है नीचे ऐसे, कितनी mg, समझते रहो जरा इधर। अब लेकिन आपने सरफेस को ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगता था, इधर देखो,
नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कौन लगाता है? सरफेस। और जैसे मास रखा होता है उसके परपेंडिकुलर लगाता है। अगर सरफेस ऐसा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन, अगर सरफेस ऐसा होता और ये मास रखा होता तो परपेंडिकुलर कैसे जाएगा? ऐसे। अरे समझ रहे हो, 90 डिग्री एंगल ऐसे तो बनेगा सरफेस से। तो ऐसा सरफेस तो ऐसे नॉर्मल, और ऐसा सरफेस तो ऐसा नॉर्मल। तो इस पे मास पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, 90 डिग्री। देखो सरफेस सही है। तो अगर मैं ऐसे सीधी लाइन खींचू यहाँ पे ये, तो ये एंगल कितना बना इसका? 90। अरे ठीक है, तभी तो इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल लगता है 90 डिग्री पे। अब तुमने सरफेस को टेढ़ा कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन भी टेढ़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात। अगर ऐसा सरफेस होता तो ऐसा नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा है तो ऐसा, और ऐसा है तो ऐसा। समझ गए? सुन लो इधर। और ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? नीचे। मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है नॉर्मल वाली, और mg के बीच ये एंगल कितना है यहाँ पे? mg और ये वाला, ये 90 क्यों होगा यार? r और mg के बीच में 90 लग रहा है तुम्हें? ये r और सरफेस के बीच में 90 है, ये 90 है। ये सरफेस है तुम्हारा और ये r है, ये 90 है। ये आ रहा है आपका क्या? mg। और ये r की ही लाइन है ऐसे जो जा रही है। और ये वाला एंगल कितना है बताओ? ये अल्फा। ये अल्फा है, ये 90 है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये वाला पूछ रहा हूं। बताओ कौन बताएगा? कितना? पता नहीं। अच्छा पता नहीं। हाँ ऐसी ऐसी फिजिक्स लगाओ बढ़िया। ये 90 होगा, वो 90 होगा। ये कितना होगा ये बताओ बस। कितना? 45। और कोई? 45। और कोई? 45 45 एक ही होते हैं। और कोई अलग बताओ कोई? सबको 45 लग रहा है? बिल्कुल सही। ये एंगल भी अल्फा ही होगा। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। अब मनीषा कह रही है क्यों होगा? तो जिसने बताया अल्फा वो बताएगा क्यों होगा। क्यों होगा अल्फा बताओ। हम्म। फॉर्मेलिटी है। क्या है मैथ में, क्या है ऐसी? है थ्योरम। हाँ तो क्या, कौन सी थ्योरम है यहाँ पे? कौन सी थ्योरम पढ़ी तुमने? हाँ तुक्का लगाया, सीधे सीधे कौन है तो तुक्का लगाया। हाँ। अब देखो ये कैसा है अल्फा, समझ लो जिसकी समझ, मुझे समझना है थोड़ा बहुत। मुझे ये बताओ, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया ना, ये राइट एंगल। तो ये एंगल कितना है? सही है। अब मुझे ये बताओ ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के कितना आता है? 180। ये अल्फा है, इसको तुम 90 कह रहे हो, तो ये कितना होना चाहिए? तो बता दो। इसको इसको अंदर वाले को पूछ रहा हूं मैं, इसको इसको भाई तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? चलो मुझे नहीं पता, ये मैं इसको एक्स मान लेता हूं। अब ये तो पता है तीनों को जोड़ के कितना आता है? 180। तो बताओ एक्स प्लस एल्फा प्लस 90, तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 होते हैं, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो। ठीक है। तो बताओ एक्स निकालना है तो किस किस को उधर भेज दूं? 90 उधर जाएगा, कितना आएगा? 180 माइनस 90 और माइनस अल्फा। 180 में से 90 गया, कितना आया? 90 माइनस, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल। मुझे कौन सा निकालना है? इसकी जस्ट बराबर वाला। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये पूरा कितना है इधर से इधर? अरे ये 90, ये पूरा 90 है, इसमें से ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना बचा? पूरे में से इतना घटा दूं ना, पूरा कितना है? 90, इसमें से इतना घटा दूं ना, माइनस 90 माइनस अल्फा, कितना आ रहा है घटाना? 90 माइनस 90 माइनस माइनस 90 से 90, क्या आया इधर वाला? एल। एस एल। समझ गए? ये बन रहा था एक ट्राइंगल जिसमें ये अल्फा, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा। अब ये पूरा 90 है तो 90 में से इधर का घटाऊंगा तो ये क्या आ गया? एल। ऐसा है।
समझ में आया सबके? अरे समझ गए? तो अब समझ में आया, ठीक नहीं आया तो ऐसा समझो कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल रट तो हम डायरेक्ट सकते हैं भाई, रटना तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन समझा भी दिया मैंने क्यों रटना है, ठीक है? तो अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा? 30। ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा? क्वेश्चन के अंदर ये वाला एंगल देंगे, ये वाला नहीं देंगे, तो जितना ये होगा उतना ही। अब बताओ, इधर इधर देखो जरा, अब मेन चीज आ रही है। ये ग्रेविटी फोर्स ही तो होती है, ग्रेविटी फोर्स है, फोर्स एल्फा एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे? भाई कंपोनेंट करना तो सीख गए हो ना तुम। तो बताओ जो अल्फा की तरफ कंपोनेंट आएगा ये वाला, वो कितना होगा? एंगल की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है? mg cos अल्फा। थीटा की तरफ या एंगल की तरफ cos आता है ना। और एक ऐसे आएगा तो एक कैसे आएगा? ऐसे। ये कंपोनेंट पढ़ाए नहीं थे, क्वेश्चन भी करे थे इसके। हाँ, तो ये कितना आएगा? mg sin अल्फा। सही है। अब समझ लो, आर को तो कौन बैलेंस करेगा? mg cos अल्फा, मतलब आर बराबर हो जाएगा mg cos अल्फा के यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, mg sin अल्फा वाली जो फोर्स है, जो ग्रेविटी का इधर वाला कंपोनेंट है, वो इसको कहां लाना चाह रही होगी? नीचे। इसकी वजह से ये स्लाइड करेगा। लेकिन अगर ये कम है तो इसको कौन रोक लेगा? पीछे फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट लगेगा बताओ? एफ एस। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, लगेगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 है, तो अगर ये 5 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 नहीं गिरेगा। अगर ये 6 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 नहीं गिरेगा। 7 पे भी नहीं गिरेगा, 8 पे भी नहीं गिरेगा, 9 पे भी नहीं गिरेगा, 10 पे गिरने ही वाला होगा और 11 पे गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये वाला फोर्स कैसे बढ़ेगा? सुन लो, ये वाला फोर्स कैसे बढ़ेगा? इसमें क्या आया हुआ है? अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है? ये। अगर मैं अल्फा को बढ़ाऊं तो साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, और ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा तो वहां से एकदम से गिर जाएगा। ऐसे ही तो होता है। अगर ज्यादा ही इंक्लाइंड कर दिया आपने तो वो रखते ही गिर जाएगा, और अगर कम इंक्लाइंड है तो वो रखा रहेगा। एंगल को जैसे जैसे बढ़ाओगे ये वाली नीचे खींचने वाली फोर्स बढ़ेगी, और नीचे खींचने वाली फोर्स बढ़ेगी तो ये नीचे गिर जाएगा इसको बढ़ाने से। अब मुझे बताओ, इधर और इधर फोर्स मिल गई तुम्हें, और ऊपर और नीचे फोर्स मिल गई, कौन कौन सी मिली है बताओ? पहले अपवर्ड डाउनवर्ड बताओ। अपवर्ड, हाँ अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड, ये बराबर होंगी। बोल कौन रहा है ये साथ साथ मेरे? ग्रंथ, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। बताओ आर के बराबर कौन है? mg cos अल्फा। यानी इंक्लाइंड वाले केस में आर बराबर mg नहीं होगा इस बार। जितने भी क्वेश्चन होंगे आर किसके बराबर होगा? mg cos। पहली इक्वेशन तो यही याद रखनी है, ठीक है? फ्रिक्शन के अपोजिट कौन आया है बताओ? हाँ। तो अब यहां पे बताओ, अगर मान लेता हूं मैं ये चलने वाला है, मास नीचे चल रहा है, तो यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूं ना, तो क्या लगेगा? एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट में कौन कौन है? एम जी साइन अल्फा ज्यादा होगा, माइनस कौन करोगे, किसको करोगे? फ्रिक्शन को। तो बराबर किसका आएगा? एम ए के। ए वाली सेकंड इक्वेशन लगेगी इस बार। सही है। तो आर ऐसे निकलेगा, और एफ एस के लिए ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? बाकी फिर वैल्यू दी होंगी तो सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है? नोट करो इसको जल्दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो इधर, हमने इस मास को चलाया है, अगर ये मास चलेगा तो ये इक्वेशन लगेगी, ठीक है? अगर मान लो ये रुका हुआ है लेकिन चलने ही वाला है, मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? भाई ये चलने ही वाला कैसे होगा? अब इस केस में ये वाली फोर्स कैसे बढ़ेगी? एंगल के बढ़ाने से। अब ये एंगल बहुत कम है, तो मान लेते हैं ये वाली जो फोर्स लग रही है वो 4 न्यूटन है, लेकिन ये 10 न्यूटन तक का भी फोर्स को होल्ड कर सकता है। इधर की फोर्स अगर 10 न्यूटन भी हो जाएगी तब भी मास यही रुका रहेगा। और फोर्स कैसे बढ़ाऊंगा मैं? एंगल बढ़ा के। 30 डिग्री पे 4 न्यूटन है, 45 पे 6 हो गई, 60 पे 8 हो गई, लेकिन मान लो 70 पे कितनी हो गई? 10 हो गई। 70 डिग्री जब एंगल हो गया, देखो आप कितना इंक्लाइंड हो चुका है 70 पे, तो 10 हो गई, ठीक है? अब ये चलने ही वाला होगा नीचे, लेकिन चलेगा नहीं, तो मैं कहूंगा एम जी साइन एल्फा किसके बराबर हो जाएगा? एफ एस के।
और जब एम जी साइन अल्फा एफ एस के बराबर हो जाएगा, उस समय जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, हिंदी में इसको कहते हैं झुकाव कोण। समझ में कहां से आएगा, सुनोगे अभी तो आएगा समझ में। मैं दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं जैसे जैसे इस इंक्लाइंड का एंगल बढ़ाऊंगा, ये वाला एंगल बढ़ाऊंगा, तो ये वाली फोर्स बढ़ेगी। सही है। मान लेते हैं 30 डिग्री पे 5 है, 40 पे 6 हो गई, 50 पे 7 हो गई, 60 पे 8 हो गई, 70 पे 10 हो गई, मान लेते 10 हो गई। और इसकी भी लिमिट कितनी है रोकने की, 10। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना है, 10। इधर भी 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया, मास अभी भी रुका हुआ है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो फिर ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी और ये गिर जाएगा। तो 70 डिग्री पे हम ये कह रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये मास गिरने ही वाला है 70 पे। वो जो एंगल होगा जिसपे मास गिरने ही वाला होगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। झुकाव को, गिरने ही वाला होगा लेकिन गिरेगा नहीं। एंगल ऑफ रिपोज से जब आगे लेके जाओगे तब गिर जाएगा। इसकी डेफिनेशन कल लिख पाऊंगा एंगल ऑफ रिपोज की। अभी सुन लो इधर, अब मुझे मान लो ये वैल्यू निकालनी है अल्फा, वो वाला एंगल निकालना है मुझे जिसपे ये गिरने ही वाला है, तो कैसे निकालूंगा, इधर देखो जरा। अगर मुझे ये अल्फा निकालना है तो कैसे करूं भाई, बोर्ड पे देखो। पहली इक्वेशन ये वाली तो हमेशा लगेगी, ये वाली इक्वेशन तो हमेशा लगेगी, आर किसके बराबर होगा, एम जी कॉस अल्फा के। और अभी इस केस में कौन बोल रहा है, कौन है, कोई समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं, फिर बोलोगे तो फिर क्या समझ में आएगा। बताओ इस केस में एफ एस किसके बराबर है, एम जी साइन अल्फा। गिरा नहीं है ना अभी, तो एफ एस किसके बराबर है, एम जी साइन। तो मैं कह सकता हूं एट द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमांत घर्षण जब लग रहा होगा, मैक्सिमम घर्षण जब लग रहा होगा, उस कंडीशन में ये गिरने ही वाला होगा लेकिन गिरेगा नहीं। तो गिरेगा नहीं तो कौन कौन सी फोर्स बराबर है, एफ एस बराबर होगा किसके, एम जी साइन अल्फा के बराबर होंगे ये दोनों, जब तो नहीं गिर रहा। थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया तो ये ज्यादा हो जाएगा, फिर गिर जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। तो अभी जब बराबर हैं इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज है अल्फा, ठीक है, क्योंकि बराबर है ये दोनों फोर्स। अब ये दोनों बराबर है तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन हो गई ना हमारी ये। अब इधर देखो, ये तो चलने वाला जब जब चलेगा तब के लिए है, ये चीज तो जब चलेगा तब के लिए है, ये वाली पहली इक्वेशन, और ये रुके हुए के लिए है। ठीक है, पहली और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग अल्फा निकाल रहा हूं मैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड को किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। नोट मत करो, केवल बोर्ड पे देखो समझना आया तो, और ऐसे रटना है फॉर्मूला तो नोट करते रहो। एफ एस ऊपर आएगा और आर नीचे, तो एफ एस ऊपर आया और आर कहां गया, डिवाइड कर दिया। अब इधर वाली वैल्यू को पहले कौन आएगा ऊपर, एम जी साइन अल्फा, और नीचे कौन आएगा, एम जी से एम जी, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, अरे साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन अल्फा। और एफ एस की अगर वैल्यू रख दूं तो म्यू एस इंटू आर होता है, अपॉन में आर, आर से आर, और ये क्या आया, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा भी किससे निकलेगा, म्यू एस से। बिल्कुल वही तरीका है इस अल्फा को निकालने का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका था, देखो म्यू एस से निकल रहा है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं इस जगह पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होंगे, यहां पे जब गिरने ही वाला होगा तब। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो। एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन कर लिखवाऊंगा, समझा दिया है मैंने आज।